नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई का चैप्टर है न्यूक्लियाई। और प्रयास है मेरे इस वीडियो के पीछे कि इसको करने के बाद आपको कुछ और देखने की आवश्यकता ना पड़े, सारे पर्पस आपके चाहे वो बोर्ड का है चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो बिना देर के शुरू करते हैं न्यूक्लियाई। सो विल स्टार्ट विद दिस। देखिए नोट्स आर देयर। न्यूक्लियाई मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल जैसे मीजॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज होते हैं। ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी के दौरान पे अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उस टाइम पे इनका भी एमिशन होता है। तो ये मिलकर के ये सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड स्पेशली न्यूक्लियॉन्स एक टर्म आप पढ़ेंगे। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली जो चीजें हैं उनको बोलेंगे हम न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के वासी, न्यूक्लियस के रहने वाले रेजिडेंट्स, दैट इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी डीके जब भी होगा तो इसके अंदर अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी और ये निकलती हैं न्यूक्लियस से, ये ध्यान रखना है। अब इसकी दो थ्योरी थी। सो हाइपोथेसिस में कहूंगा न्यूक्लियस की दो चीजें बताई गई थी। पहले वाली जो थी बाद में डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद में एक नई थ्योरी आई थी। सो पहले वाली थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। उसका नाम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस मतलब है ना, अजम्पशन थी जिसकी बात की। सो 1930 के अंदर यह बताया गया कि अल्फा और बीटा पार्टिकल के कुछ ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है। मतलब ये सारा का सारा एमिशन जो हो रहा है ना, जो अल्फा बीटा पार्टिकल का, ये 1930 के अंदर ये सारी डिस्कशन हो रही है उस टाइम पे। सो न्यूक्लियस को ये माना गया था कि न्यूक्लियस ना आज हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। उस टाइम उन्होंने सोचा था न्यूक्लियस के अंदर है ना, मतलब प्लस और माइनस मिलकर के न्यूक्लियस बना हुआ है ना। आपने पहले भी वाटरमेलन और बहुत सारी थ्योरीज देखी थी इसकी, वो एटम की जब बात हो रही थी तो ये उस समय की बात थी। कुछ चीजें चल रही थी न्यूक्लियस को लेकर के। एटम की बात तो हो चुकी थी, रदरफोर्ड आए थे, उसके बाद तो फिर बहुत सारे चले थे, जे थॉमसन के बाद। सो यहाँ पे जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एज्यूम किया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर, देखिए ये तो एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के बैठे हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये पहली वाली हाइपोथेसिस थी, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन होता है और साथ में न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है। लेकिन पहले बात नहीं थी। पहले हाइपोथेसिस ये की गई थी कि भाई जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और इसका ये एटम है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये अजम्पशन थी कि न्यूक्लियस एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो एटॉमिक मास था वो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के। अगर ए एटॉमिक मास था तो उसमें Z मान लिया एटॉमिक नंबर, जिसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या बचा था, A माइनस Z। ये अजम्पशन किया था, ये अजम्पशन था। अब ये रिजेक्ट हो गई थ्योरी। अब रिजेक्ट क्यों हुई, देखिए ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। सो हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ना, उसको तो यार कहीं भी स्टैंड ही नहीं कर पाए। कैसे, इफ इलेक्ट्रॉन्स वर इन द न्यूक्लियस द वेलोसिटी अनसर्टेनिटी वुड बी फार मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब जो वेलोसिटी है ना इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको बहुत ज्यादा एक्सीड कर देगी। ये अनसर्टेनिटी आ सकती है, पॉसिबल ही नहीं। आपको पता है c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हाईएस्ट वेलोसिटी होती है लाइट की। तो इसको एक्सीड तो कोई भी चीज कर ही नहीं सकती है। तो पहला पॉइंट ये था कि थ्योरी जो हमारी ये थी ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस कैंसिल होगी। अच्छा आगे देखिए, फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th के अंदर। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिके इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जितना न्यूक्लियस का साइज है ना, उससे भी ज्यादा एक्सपेंशन इसकी जो वेवलेंथ थी वो इलेक्ट्रॉन डिके दे रहा था। पॉसिबल ही नहीं। अब न्यूक्लियस से बाहर अगर वेवलेंथ जा रही है तो वो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर कैसे हो सकता है। तो ये दूसरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो हाइपोथेसिस को इसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तीसरा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह रहा है तो उसको कम से कम 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मींस 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये चाहिए था 97 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर होता है ना, उसके पास मैक्सिमम होती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसके आसपास। ये एग्जैक्ट फिगर है, ये आगे पीछे अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, बट ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ही 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये बताइए वो 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कैसे जाएगा। तो इन सब चीजों के बेसिस पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस खत्म कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होते भैया, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई जिसे हम डिस्कशन कर देंगे। और उससे पहले चैडविक ने क्या किया, 1932 में ये डिस्कस कर लिया और डिस्कवर किया रादर कि भैया न्यूट्रॉन नाम की भी एक चीज होती है। क्या होता है, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, बेरिलियम लिया, ठीक है। बेरिलियम को उसने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कर दी। मतलब बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम BE के ऊपर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई, पता है ना,
2He4, ये हीलियम न्यूक्लियर होता है। इसको बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल जाकर के खूब सारे बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। अब उसने देखा कि न्यूट्रल रेडिएशंस भी एमिट हुई थी, और वो जो न्यूट्रल मतलब ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल से बन गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से बन गया न्यूट्रॉन, मतलब जिस पे चार्ज जीरो, ना प्लस ना माइनस, कोई लेने देना नहीं। सो न्यूट्रल रेडिएशन थी, वहां से चैडविक ने उसका नाम डाल दिया न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, याद करने में आसानी होगी। और वो यार इतना पावरफुल था कि वो प्रोटॉन्स को भी नॉकआउट कर सकता था, मतलब प्रोटॉन्स को जाके स्ट्राइक कर रहा है, और जैसे ना हल्के फुल्के एलिमेंट्स हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके जो एटम्स है इनमें जाकर के प्रोटॉन्स को भगा सकता था, यानी कि उसका मास इतना कंसिडरेबल था। बाद में आगे पता चलेगा इसका मास थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होता है, प्रोटॉन के लगभग है 0.00 समथिंग ज्यादा होता है, अभी बात करने वाले हैं। तो मतलब ये इतना पावरफुल था इन टर्म्स ऑफ मास ऑल्सो। तो ये पता चला कि भाई ये तो कुछ और चीजें जो न्यूक्लियस के अंदर बैठी हुई है, प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और चीजें जो न्यूट्रल है, उसको नाम दिया गया आगे चल के न्यूट्रॉन। तो एनालिसिस ये सारा उन्होंने किया, उन्होंने नाम डाल दिया उसका न्यूट्रॉन, कि भाई न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए नाम डाल दिया न्यूट्रॉन। उसके बाद उन्होंने ये भी एस्टिमेट किया कि भैया उसका मास क्या है, प्रोटॉन के लगभग, इन्होंने सिमिलर बोला, हल्का सा स्लाइटली हैवियर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात करें, अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो वो स्टेबल है। ध्यान रखना, अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो स्टेबल है, मतलब ये रहा एटम आपका, ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अब जब तक ये इस न्यूक्लियस के अंदर है स्टेबल है, जैसे ही बाहर निकलेगा ना तो 1000 सेकेंड्स के अंदर ये खत्म, फिनिश, अनस्टेबल होता है। 1000 सेकेंड के अंदर ये डिके करके फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर फिर पॉजिट्रॉन और बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। न्यूट्रॉन स्टेबल कब होता है, जब वो न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर निकलते ही 1000 सेकंड में, जैसे मछली, फिश कैनॉट स्टे आउट ऑफ वाटर, राइट, विद इन फ्यू सेकंड्स इट विल डाई, मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी, ये था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी। अब जब ये डिस्कवरी होगी तो अब नई हाइपोथेसिस आ गई। अब इनके बेसिस पे हेजनबर्ग भाई साहब आए, इन्होंने बोला ठीक है चैडविक ने डिस्कवर कर दिया न्यूट्रॉन। अब मैं बताता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। न्यूक्लियस का मास नंबर होगा A, मतलब ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाहर एटम है ही है, मैं यहाँ बना तो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा बाहर एटम, ये तो बहुत छोटा हो गया यार, ये रहा एटम, इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस। अब इसकी बात हुई, थोड़ा सेंटर पे समझ लेना, जूम कर लेना। ठीक है, नाउ इसका मास नंबर होगा A, इसका मास नंबर कितना A मतलब इसमें सपोज करो Z इसके प्रोटॉन है। ठीक है, Z क्या है, प्रोटॉन। इसको आपको पता है ना हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें Z प्रोटॉन है, A टोटल इसके अंदर पार्टिकल है 10 20 50 कुछ भी होंगे, A पार्टिकल है, उसमें से Z एक नंबर है प्रोटॉन का, तो बचा हुआ न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना बचेगा, टोटल पार्टिकल माइनस जितने प्रोटॉन, सो A माइनस Z। तो उसने बोला हेजनबर्ग ने कि भैया मास नंबर अगर A है, मास नंबर A मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस कितना है A, तो Z प्रोटॉन निकल गए और A माइनस Z बच के न्यूट्रॉन। ये पहला फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अच्छा दूसरा उसने बोला कि भैया प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं नेगेटिव, यानी कि ये रहा मेरा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, ये एटम पूरा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर मेरा क्या है, ये रहा प्रोटॉन और ये रहा न्यूट्रॉन। तो उसने बोला प्रोटॉन तो होगा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होगा न्यूट्रल, चार्ज जीरो, प्लस माइनस कर रहा हूं मैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, और जीरो मतलब न्यूट्रल के लिए। तो उन्होंने ये बोला कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है जी, अब अगर ये बात होगी तो एटम इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है, जैसे होता है ना स्टेज, अगर इसको करें स्टेशनरी बात करें या एट रेस्ट अगर बात करें, ठीक है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट पे होगा। तो देखिए ये रहा एटम का साइज, ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एटम बड़ा वाला एटम, ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में आपको पता है कोई ना कोई घूम रहा होगा नेगेटिव, आगे वही लिखा है मैंने। और ये रहा प्रोटॉन और इसके अंदर ये रहा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। अब ये प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल, तो यानी कि न्यूक्लियस तो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई, क्योंकि अंदर जीरो है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, और पी प्रोटॉन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन एटम तो न्यूट्रल होना चाहिए, तो जितना है पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव बाहर घूमना चाहिए, उस नेगेटिव को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे हैव Z इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था Z, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी Z होगा, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी Z होगा, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, ठीक है, मैंने आगे लिखे तो होंगे, कुछ फॉर्मूले लिखे मैंने, अभी आगे देखेंगे, लिखे हैं ना। यहां तक क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। सो इसके साथ ही हो गया हमारा द प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस सॉल्व्स इश्यूज फाउंड इन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, इसको सॉल्व कर डाला था इन्होंने। तो ये
चल गई इस थ्योरी फिर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, और आज भी हम इसी को पढ़ते हैं कि हाँ भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यही थ्योरी है, यही हाइपोथेसिस थी। पहले जो बोला था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, वो गलत थी। क्या बोल रहा हूं, हो जाता है कई बार स्पीड से बोलने में, ठीक है। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस गलत हो गई है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस का नाम दिया। आगे देखिए एट्रीब्यूट्स बात करें, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, अब तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक प्रोटॉन पे। प्रोटॉन का मास देख लीजिए 1.6729 इंटू 10 की पावर -27 kg, इसको ना AMU में रिप्रेजेंट करते हैं 1.007825, इसको याद कर लेना। प्रोटॉन स्पिन, ये इंट्रिंसिक जो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर आपने पढ़ा था, वो होता है हमेशा हाफ h/2π, ये लर्न करना। प्रोटॉन का स्पिन क्या होता है, हाफ h/2π। प्रोटॉन न्यूक्लियन है बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये चार चीजें छोटी छोटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। मास देखो हल्का सा 1.6729 1.6743, देखो 29 से 43, हल्का सा हैवियर साइड पे है, बाकी एज इट इज सेम। इसको याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। 1.007825 1.008665 AMU, ठीक है, AMU इसकी यूनिट होगी। नाउ स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूट्रॉन है वो स्टेबल क्या होता है, न्यूक्लियस में, और उससे बाहर निकलते क्या हो जाता है, इसकी लाइफ एवरेज क्या रहेगी, 1000 सेकंड में वो फिनिश हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम, जो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम जो प्रोटॉन स्पिन था, बिल्कुल वैसा ही न्यूट्रॉन का स्पिन भी होता है, ठीक है। उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, हाफ h/2π, ये लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, डिके होने के बाद जो न्यूट्रॉन होता है उसमें एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और बनता है एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यू बार जैसा है ना, बार जैसा न्यू बार, इसको एंटी न्यूट्रिनो। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना -1 E0, ये इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं इसको। ये बीटा पार्टिकल ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, जब एक न्यूट्रॉन डिके होता है वो एक प्रोटॉन बनाएगा 1H1, हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऐसे होता है ना, न्यूट्रॉन तो होता नहीं उसमें, खाली प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन बना दिया उन्होंने, रिप्रेजेंट करने खाली एक प्रोटॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल, और ये न्यू बार हमने बोला क्या, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी निकलते हैं। ये थी न्यूट्रॉन की बातें। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन की जो पेनिट्रेटिंग पावर है बहुत हाई है, मतलब इससे अगर बम्बार्डमेंट किसी चीज को करें तो बहुत जबरदस्त होती है बम्बार्डमेंट। इट्स हैज गॉट अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब किसी मटेरियल में से पेनिट्रेट कर सकता है, ध्यान रखना, मतलब एंटर कर सकता है किसी मटेरियल में, बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, इसको स्लो अगर करना पड़ जाए तो उसके लिए यूज करते हैं मॉडरेटर, और मॉडरेटर मतलब जो मॉडरेट कर दे, इसकी स्पीड को कम कर दे। ये ना न्यूक्लियर रिएक्शंस में आगे चैप्टर के लास्ट में बताने वाला हूं, वहां पे हम यूज करेंगे मॉडरेटर, मतलब जो किसी भी फास्ट मूविंग रिएक्शन को स्लो कर दे। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन था जो चेन रिएक्शन करेगा, आगे पढ़ेंगे। मॉडरेटर होता है वाटर और ग्रेफाइट जैसी चीज अगर लगा दें तो इनको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, और कुछ नहीं। इसमें हैवी वाटर भी D2O भी आता है, मैंने लिखा नहीं है, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा एज ए मॉडरेटर, ठीक है। आइडियल फॉर न्यूक्लियर फिशन, अभी बताया मैंने, क्योंकि ये कितनी एनर्जी देता है भाई, देखो जी 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स आइडियल फॉर फिशन, जब ये बम्बार्डमेंट करते हैं। ये वो रिएक्शन जो मैं बता रहा था, रिएक्शन से ज्यादा मैं बोलूंगा रिएक्शन नहीं, ये वो फॉर्मूला है। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। अब देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर को आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकते हैं, और यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, सबके साथ सेम ऐड हो रहा है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एज इट इज सेम रहने वाला है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस का साइज। देखिए, न्यूक्लियस की शेप एक स्फेरिकल शेप मानी गई है। मैं बार बार ये बना रहा हूं, ये रहा मेरा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, ये एटम सर्कल है, ध्यान रखना, ठीक है। सो इसको बेटर बनाते हैं। दिस इज द एटम एंड इसके इनसाइड ये रखा हुआ हमारा एक न्यूक्लियस। तो ये क्या, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है इसके मास नंबर पे, ठीक है। जो वॉल्यूम होगा मास नंबर, जितना ज्यादा मास नंबर उतना ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है। इनका रिलेशन होता है रेडियस। सपोज इसका रेडियस अगर r है, ठीक है, तो रिलेशन इज r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट है, ये होता है एक्चुअल में। तो ये a की पावर 1/3 यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो r0 है ना, ये जो लिखा r0, ये कांस्टेंट होता है, इंपेरिकल कांस्टेंट। इसको डिफाइन किया गया था, डिराइव किया गया था रादर 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या आप ऐसा भी देखेंगे 1.2 फर्मी मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। फर्मी भी होता है, फर्मी मींस, अच्छा ये एक छोटी चीज है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लूंगा आप लोगों का, पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद आ गया, बताता हूँ। देखिए, कईयों को पता हो, कईयों को नहीं पता, जिनको पता उनके लिए लिख रहा हूँ। अगर आप देखें मिली, स्पेलिंग देख लेना यार, 10 की पावर -3, मिली के बाद क्या आता है, माइक्रो 10 की पावर -6, फिर आता है नैनो 10 की पावर -9, फिर आता है
पीको। ये जब मैं बैच ले रहा था एक बच्चे ने पूछा तो मुझे याद आ गया, यही थ्योरी पढ़ा था मैं उसको, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ 10 की पावर -12। और एक होता है फर्मी 10 की पावर -15, सॉरी -15, ठीक है। अब इसमें मीटर लगा दो, लीटर लगा दो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो लगा देना, ठीक है। मतलब ये कुछ कन्वर्जन यूनिट्स हैं, इनका सबका सिंबल होता है। सपोज मीटर है तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर मीन्स ये होगा माइक्रोमीटर, ऐसे लिखते हैं। नैनोमीटर में एनएम लिखते हैं, पीकोमीटर में पीएम और फर्मीमीटर में एफएम, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स के पर्पस से आपको सॉल्व करेगा। एनीवेज वापस आते हैं, जो हमारा फ्लो था उसको मेंटेन करते हैं। न्यूक्लियर रेडियस क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू आर नॉट क्यूब रूट ऑफ ए या a की पावर 1/3। और आर नॉट की वैल्यू याद रखना, इंपीरिकल कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इसके साथ न्यूक्लियर साइज कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये हमारे भाई साहब थे आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था ये कि भाई जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, लूज कुछ भी नहीं करने वाला कहीं पे भी, ठीक है। थोड़ा बहुत जो लॉस दिखाई दे रहा है ना, वो अगर मास क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जांपल देता हूं, अभी ये तुमने एक इक्वेशन लिख दिया यार, मैंने देखो आपने ऑब्जर्व किया, ये रहा, एक न्यूट्रॉन निकल के एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन दे रहा है। तो इसका जो मास होगा ना वो इन तीनों के मास के बराबर होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। हो सकता है कुछ यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में लगा जाएगा, हीट, या कई बार एनर्जी देनी पड़ जाती है, तो ये इक्वल रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। यही बात आइंस्टीन महाराज कह रहे थे, दैट एल्बर्ट आइंस्टीन सेड दैट कि जो जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, पार्टिकल जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसके अंदर ना कुछ मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और अगर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तो वो कुछ मास में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगी। मतलब E इज इक्वल्स टू mc², एनर्जी और मास का रिलेशनशिप है। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस या मास एनर्जी रिलेशनशिप या मास एनर्जी इक्वेशन, याद रखिएगा। अब इसमें आता है एक कॉन्सेप्ट रेस्ट मास का। आपने पढ़ा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जहां से, मतलब इसको मैं थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में नहीं लेके जाऊंगा, 11th का टॉपिक है, ऐसा समझिए ये एक ट्रेन है, अच्छा इससे रिलेटेड नहीं है, बस आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा रहा हूँ। इस ट्रेन के अंदर ये बाहर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक यहाँ पे टीचर मेरे जैसा खड़ा हुआ है, एक स्टूडेंट आपके जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर एक और स्टूडेंट आपके जैसे बैठा हुआ है। तो ये स्टूडेंट ए और बी, ए के हिसाब से बी, ये ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, इस बोगी के अंदर, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ए के हिसाब से बी रेस्ट पे है। तो इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं टीचर बाहर खड़ा हूं इसके हिसाब से भाई ट्रेन भी मूव कर रही है, तो बेटा ये ए और बी भी दोनों मूव कर रहे हैं, है ना। तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से द एंटायर मोशन, आई मीन एंटायर ट्रेन एंड दी पैसेंजर्स आर इन मोशन। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किस जगह खड़े होकर के आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बात हो रही है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाए और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसको मेजर किया जा रहा है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब हम जब देख रहे हैं तो हमें वो फ्रेम, वो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है, तो तब उसका जो मास होगा उसको बोलते हैं रेस्ट मास। मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट्स मास इज नोन एज रेस्ट मास, थ्योरी ये लिखी है मैंने, ठीक है। उस टाइम पे जब उसका मास रेस्ट मास है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की एनर्जी होगी उसको बोलेंगे रेस्ट मास एनर्जी, E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, m0 E0, ठीक है। सो ये एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेस्ट मास। तो आइंस्टीन भैया क्या कह रहे थे, E इज इक्वल्स टू mc², तो रेस्ट मास एनर्जी E0 क्या हो जाएगी, m0 c²। सो E0 इज इक्वल्स टू m0 c², ये हो जाएगा रेस्ट मास एनर्जी इक्वल्स टू रेस्ट मास मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ अब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका डेरिवेशन निकाला जाएगा। तो देखिए टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की होगी, क्या होगा, उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस में मोशन वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसे समझ, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ mc², टोटल एनर्जी क्या होगी, mc², ये हमने लिखा, टोटल एनर्जी सपोज करो ये थी mc², इफेक्टिव एनर्जी, इफेक्टिव मास हम बोल सकते हैं, वो क्या होगी mc² प्लस रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगी E0, ये रहा, साथ में काइनेटिक एनर्जी k मान लिया। तो mc², E0 की वैल्यू m0 c² और k की वैल्यू एज इज। ना k को इधर छोड़ दिया, m0 c² को इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा mc² माइनस m0 c², m कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, सॉरी c² कॉमन ले लेंगे और m माइनस m0 हो जाएगा। ये जो है इफेक्टिव मास माइनस रेस्ट मास, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इफेक्टिव मास माइनस रेस्ट मास हमें देता है डेल्टा m, जिसको बोलते हैं चेंज इन मास या मास डिफेक्ट। मतलब ये मास में चेंज हो गया है, एक्चुअल में ये रेस्ट पे था जब मोशन में था, इफेक्टिव मास ये हो गया। सो k इज इक्वल्स टू डेल्टा mc² की काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी इसकी बहुत वैल्यू है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब अगला टॉपिक को हम चेंज कर लेते हैं, फटाफट इसको उठाते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। बहुत डिटेल में बनाया न्यूक्लियर फोर्सेस मैंने, और आपको समझ आएगा, और मतलब एक एक लाइन के अंदर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट ओवर नाउ। अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फोर्सेस
न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज दैट बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब कुछ नहीं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, उनको जो आपस में बांध करके रखता है। मैंने क्या बताया था, ये रहा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है भैया, इसके अंदर बंधे कैसे हैं? और ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग, इनको निकालना आसान नहीं, निकलते नहीं है। तभी तो आपने देखा ना, इलेक्ट्रॉन यहां से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप करता है, फिर एनर्जी लूज करके वापस लोअर ऑर्बिट जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आपने बहुत कम बात सुनी होगी कि इनको हम निकाल रहे हैं न्यूक्लियस से। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज इनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बाइंड करती है। ठीक है, ये फोर्स क्या होती है, ये ना चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, जैसे सेकंड पॉइंट है, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है, तो ये चार्ज वाली फोर्स है ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होती थी चार्ज वाली फोर्स, कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा था है ना, ये वो वाली फोर्स नहीं है, ये न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस की वजह से फोर्स। आगे पढ़ेंगे, मीजोन एक्सचेंज करते हैं, बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा, ये देखो लिखा हो नीचे कहीं पे, यहां पे आने वाला भी। ठीक है, तो उसकी वजह से एनर्जी आती है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करते हैं। आपने अब तक क्या पढ़ा था, नया चीज है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं, सेम चार्ज है। लेकिन जब ये न्यूक्लियस के अंदर आ गए ना, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो होगी, लेकिन वो ना के बराबर है, नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि उसको सुपर पावर कर रही है हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस। सो प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो कुछ है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही पावर है न्यूक्लियर फोर्सेस की। देखिए स्ट्रेंथ देखिए कितनी है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो कूलम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्ज वाली, उससे 100 टाइम्स ज्यादा है, और मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। ये पढ़ा था हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, तो उससे भी बहुत ज्यादा होती है अभी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये बड़ा वीक होती है, इसकी जो रेंज होती है बड़ी छोटी होती है, केवल न्यूक्लियस के अंदर रहेगी। पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर गया तो खत्म फोर्स, उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है। ये रेंज देखिए बहुत वीक होती है, शॉर्ट रेंज, टिपिकली विद इन द न्यूक्लियस। 10 फर्मी से बाहर जाते ही, मतलब 10 × 10⁻⁻15 मीटर, ध्यान रखना। ठीक है, इससे बाहर जाती है ये नेग्लिजिबल हो जाती है। इससे कम रहेगा तो जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आएगा, मतलब सेंटर के पास आएगा, फोर्स बढ़ती जाएगी। लेकिन एक और ग्लिच है, 0.8 फर्मीज पे आकर के ना, जब 0.8 फर्मी पे आता है फिर रिपल्सिव हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स। है ना अमेजिंग चीज। अगर इनके बीच में डिस्टेंस 0.8 होगा तो आपस में रिपेल भी करना शुरू कर देंगे, बट 0.8 फर्मी से कम, अदरवाइज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव। नाउ दे इंटरेक्ट मेनली विद नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स ओनली, मतलब एक न्यूक्लियॉन यहां है, एक यहां, एक अभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, मतलब कुछ भी हो, देखो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन बना दिए। ये सिर्फ ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, पास वाले से, ये नहीं कि उठ करके यहां से जाएगा, नहीं, यहां बहुत वीक हो जाएगी तब तक ये, क्योंकि जितना पास वाले से इंटरेक्ट करेगा उतना इसके बीच में रिएक्शन इंटरेक्शन नहीं होगा। सो क्या लिखा, नेबरिंग न्यूक्लियॉन से अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है ये डिपेंड करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। ठीक है, और इनकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है जब स्पिन पैरेलल हो, मतलब वो जो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर पढ़े थे ना, तो न्यूट्रॉन स्पिन या प्रोटॉन स्पिन की बात है, दैट शुड बी पैरेलल। ठीक है जी, एंटी पैरेलल होती कम हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स आर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मेसन्स। अब ये जो हम पढ़ रहे थे ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये फोर्स आई कहां से, ये एक मेसन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मेसन अगेन एक पार्टिकल है जो न्यूट्रॉन से निकलता है। ये मेसन होता है जो न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी करते हैं। मेसन होते हैं 3 तरह के, पाई से रिप्रेजेंट करता है, एक होता है न्यूट्रल पाई 0, एक होता है पॉजिटिव पाई प्लस, एक होता है नेगेटिव पाई नेगेटिव। ठीक है, 3 तरह का। अब युकावा ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी हल्का समझना जरूरी है, ज्यादा डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, बट हाँ हल्का से समझना आवश्यक है कि क्या चीज है। उन्होंने कहा था कि ये ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास में, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के पास में इनका एक क्लाउड होता है मेसन्स का, मतलब ये इनको बांध के रखता है, बादल सा जो इसको बिल्कुल टाइटली मुट्ठी गठरी बांध रखी है इसने। ठीक है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं इसी वजह से, किस वजह से, बिकॉज मेसन्स की वजह से। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, ये पाई प्लस और पाई माइनस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और ये बार बार चेंज होता रहता है, कभी पाई प्लस से इधर जाएगा, फिर पाई माइनस इधर आएगा, ऐसा ये प्लस माइनस एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन जो न्यूट्रल मेसन होते हैं ना, वो जाते हैं 2 प्रोटॉन के बीच में या 2 न्यूट्रॉन के बीच में, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक्सचेंज करेंगे पाई नॉट, सॉरी पाई 0 बोल दो इसको न्यूट्रल को। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब होंगे तो एक बार पाई प्लस करेंगे, एक बार पाई माइनस, मतलब ऐसा होगा, चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक जैसे, प्रोटॉन प्रोटॉन एक जैसे, इनके बीच में जो एक्सचेंज होगा वो कैसे, न्यूट्रल मेसन यानी पाई 0 का एक्सचेंज होगा।
ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो उनके बीच में पाई प्लस और पाई माइनस का एक्सचेंज होगा, एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये चेंज होते रहते हैं आपस में प्लस माइनस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मीजॉन्स कीप न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस, ये एक्सचेंज ऑफ मीजॉन्स ही है जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में बांध के रखता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी हैव। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? देखिए, एक ये मैंने बताया आपको, ये न्यूक्लियस को समझ लेते हैं। इसके ये न्यूक्लियस है, बाहर एटम है, बार बार एटम बनाना पड़ता है थोड़ा समझाने के लिए, तो मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ खाली। यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये आपस में बंधे हुए हैं। तो इसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर मेरे को बाहर लेके जाना है और इतना दूर लेके जाना है कि ये वापस आपस में इंटरेक्ट ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो न्यूक्लियर फोर्स है अट्रैक्शन की, उसके अगेंस्ट मुझे फोर्स लगा के ले जाना पड़ेगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा इन न्यूक्लियंस को, न्यूक्लियन यानी कि किसी न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर और दूर इतना ले जाऊं ताकि वो वापस इनसे इंटरेक्ट ना करे, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। तो देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इन सेपरेटिंग देम टू अ पॉइंट वेयर दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी इसके बाद वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, उस लेवल पे जो ये वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी थ्योरी दी, ठीक है, और उसी ने बताया था कि रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन द कंबाइंड मासेस ऑफ द फ्री न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। मतलब क्या है? ये रहा सपोज करो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है? ये न्यूक्लियस मिल गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका मास कुछ होगा, ये हमेशा लेस रहेगा किससे? सपोज उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये एक एक का है, तो z से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या गया? ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, नीचे मैंने कर रखा है, हल्का समझा दूं बस एक बारी। ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और इसको a माइनस जेड से अगर मल्टीप्लाई कर दूं mn को, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। इसको ऐसे समझो, 10 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और 10 प्रोटॉन है, ठीक है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसका टोटल मास है कम होगा कितना? 10 न्यूट्रॉन के मास से जमा 10 प्रोटॉन का मास, मींस 10 न्यूट्रॉन मास ऑफ 10 न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ 10 प्रोटॉन, ये हमेशा ज्यादा होगा, बजाय कि उन दोनों को इकट्ठा रख दें। सारे के सारे 20 पार्टिकल एक साथ रखे, ये 20 पार्टिकल एक साथ रखे न्यूक्लियस के अंदर, इनका जो मास होगा वो हमेशा कम मिलेगा। अगर ये 10-10 करके अलग अलग नापे ना, न्यूट्रॉन का मास और ये 10 प्रोटॉन का मास, तो इनका मास जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा न्यूक्लियस में कंबाइंड मास है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। और वो जो कम होगा, जो मास कम हुआ, उसी को मास डिफेक्ट कह रहे हैं, ठीक है, द रिडक्शन इन मास ड्यूरिंग द न्यूक्लियस फॉर्मेशन। जब ये 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन मिलकर के एक न्यूक्लियस बना रहे हैं ना, तो यहां पे मास कुछ गायब हो गया। यहां पे सपोज करो 20 केजी था, एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल रॉ एग्जांपल है, गलत मत समझना, और यहां पे 18 केजी मिला, तो 2 केजी कहां गया? अलग अलग जब नाप रहे थे 20 केजी था इनका वेट, ठीक है, मास, सॉरी नॉट वेट। तो वो जब इनको मिल गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिल गए, यहाँ पे 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन आ गए, न्यूक्लियस में आ गए, तो ये 18 केजी हुआ मास। तो 2 किलो जो कम हो गया उसी को बोले मास डिफेक्ट। आई होप, अब इससे ज्यादा रॉ क्या समझाऊंगा, आई होप समझ आ गया होगा, कोशिश मैंने पूरी की है। नाउ अब अज्यूम करते हैं, फटाफट से एक देख लो। ZX से हम किसी भी एलिमेंट या एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो X क्या हो गया? दिस रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एटम। A उसका मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, और Z होगा उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो Z हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। X सिंबल हो गया। A क्या है हमारा? मास नंबर, मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? A में से मास नंबर से प्रोटॉन निकाल दो, तो A में से Z निकाल दिया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। आगे इक्वेशन में यूज करने वाला है, इसलिए बता रहा हूं, कहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ तो दोबारा वापस आके इसको देख लेना 1 मिनट पीछे करके। Mn मान लिया न्यूक्लियस का मास, कैपिटल N है। Mp मान लिया एक प्रोटॉन का मास, Mn मान लिया एक न्यूट्रॉन का मास, और डेल्टा मान लिया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट अभी क्लियर हो गया ना, जो बताया था मैंने, 10 और 10 मिलाकर के 20 किलो उधर हो रहा है, 18 किलो इधर, 2 किलो कहां गया? दैट इज मास डिफेक्ट। अब आते हैं, देखिए, तो मास डिफेक्ट क्या होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, पूरे न्यूक्लियस का मास, ये मास डिफेक्ट हो गया। अब मास डिफेक्ट देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन की बात करें, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये देगा मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मुझे टोटल प्रोटॉन का मास चाहिए, तो एक प्रोटॉन का मास ले लिया, उसके बाद जितने प्रोटॉन बचे उससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूक्लियस हमें मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगी इक्वेशन, मास डिफेक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एम से एज इट इज। ये देखिए, ये सारी जो इक्वेशन यहाँ पे लिखे ना, इन्हीं को वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, इसको साइड में कर देते हैं, ये ठीक है। आई होप वी आर गुड टू गो। ये हट गया से, ठीक है, चलिए ना।
सो आ जाते हैं। सो ये रहा मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, है ना। ए क्या है, मास नंबर, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर में से प्रोटॉन चले गए तो न्यूट्रॉन बचेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गए, एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया। इसी तरह से एक प्रोटॉन का मास mp और टोटल प्रोटॉन कितने हैं z, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना हो गया ये, तो ये अलग अलग मास हो गया, ठीक है, माइनस जो कंबाइन होकर के न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का मास इन्होंने मान लिया mn, सो ये हो गया इसका कंबाइंड मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया इसका मास डिफेक्ट। नाउ आइंस्टीन की रिलेशन यूज करते हैं, बीई बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एमसी, इसको उसने बताया था, ठीक है। अब डेल्टा एम की वैल्यू क्या है, ये रहा मास डिफेक्ट की वैल्यू mn a माइनस जेड प्लस mp z माइनस mn, दिस गिव्स यू डेल्टा एम सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू mn a माइनस जेड प्लस mp z, ये मतलब ये वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये डेल्टा एम आ गया, मास डिफेक्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की एक इनिशियल इक्वेशन, अभी इसी पे काम करने वाले हैं, उससे पहले कुछ और अजम्पशन करते हैं। देखिए अज्यूम कीजिए एम जेड एक्स से क्या हो गया, मास ऑफ एटम, ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उसको एम लिख दिया, पूरे एक एटम का, एटम मतलब समझो अभी ये, अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की, ये बात हो रही थी न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस अभी हो गया एटम, तो एटम में तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी आएगा। अब इन चीजों में हम इलेक्ट्रॉन वाली चीजें और जोड़ देंगे, इसका मास और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास मान लिया me, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मान लिया z हैं, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ZME, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ZME। नाउ मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, उनका टोटल मास ये है, ठीक है। तो एटम का मास क्या होगा जरा सोच के देखो, एक हाइपोथेटिकल, अभी बाइंडिंग एनर्जी नहीं लेकर, न्यूक्लियस का मास mn, साथ में z, ओहो दो बार बनाता हूँ सॉरी, ये एटम हो गया, हाँ इसका ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का मास mn हो गया, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो कंबाइंड है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है z, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास है me, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सपोज में 10 20 50 जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबका मास क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन का मास ZME और न्यूक्लियस का, तो टोटल मास एटम का कितना होगा, इन सबको मिला देंगे ना, वही बात आगे करेंगे। देखिए नाउ रीराइटिंग द बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन, ये वाली जो न्यूक्लियस की थी, तो देखिए उसको मैंने ऐसे लिखा, अब इसमें मैंने क्या किया, ZME से प्लस किया और ZME को माइनस कर दिया है। ये ना एक इक्वेशन बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्लस और माइनस किया, इसलिए मैंने येलो कर दिया आपको दिखाने के लिए क्या किया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, ZME और ZMP इन दोनों को एक साथ लेंगे, ये आ गया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ ले लिया, ये टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और ये वाला जो है ये Mn और ZME ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं किया, इसको इधर उठा के इधर कर दिया, इसको इधर लिख दिया, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया, दोनों में से Z कॉमन ले लिया, Z कॉमन आ गया, क्या बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, माइनस ये एक साथ है, माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया है, तो अंदर क्वांटिटीज प्लस हो गई हैं, ये इक्वेशन 1 मान लिया। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये इक्वेशन एज टेस्ट छेड़ दिए, उसको कुछ नहीं छेड़ा है, सॉरी ऐसे छोड़ दिया, उसको छेड़ा नहीं है, इसमें से Z कॉमन ले लिया है, Z कॉमन लेकर के मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें से केवल माइनस कॉमन लिया है तो Mn प्लस ZME हो गया, यहां तक इक्वेशन 1। अब मास डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, सो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन केस में क्या हो गया, ये इक्वेशन लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन का मास डिफेक्ट डेल्टा एम ई क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए किसी भी एटम का मास, जो मैं भी आपको बता रहा था ना, इलेक्ट्रॉन को मिलाकर क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, एटम न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया एटम का मास में, साथ में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जितने भी, इन सब का मास, माइनस अब कुछ मास डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन का भी आ रहा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हुई होगी, उसको लिख दिया माइनस बी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन सी स्क्वायर, जो मैंने बताया था ना, बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। नाउ इनकी वैल्यूज पुट कर दी, मास ऑफ एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया mz से, मास ऑफ न्यूक्लियस को हमने mn रिप्रेजेंट किया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ZME, और ये क्वांटिटी एज इट इज, बाइंडिंग एनर्जी को एज इट इज लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है, यहां तक आप समझ आएगा। अब इसमें कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन एटम की, अगर बात करें तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है खाली, तो हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है, ये रहा उसका एटम का स्ट्रक्चर, ये रहा उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, इसमें होता ही नहीं हाइड्रोजन में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये रहा, इन हाइड्रोजन केस वी आर डूइंग दिस, सो मास ऑफ न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस का मास क्या होगा,
जितना मास एक प्रोटॉन का है, क्योंकि उसके अंदर तो केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। नाउ सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्रेजेंट किया mh से। सो मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ न्यूक्लियस तो मास ऑफ प्रोटॉन है हाइड्रोजन के लिए, तो mp प्लस me हो जाएगा। मैंने वही लिखा है, मास ऑफ प्रोटॉन mp प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me। mh की वैल्यू आ जाएगी mh इक्वल टू दिस, तो मैंने क्या लिखा, mh इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया यहां पे, ठीक है। कैसे किया देखिए, ये एस छोड़ दिया, mp प्लस me की मैं क्या लिख सकता हूं जगह, mp प्लस me, एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना mh, मैं mh लिखने वाला हूं देखिए यहां पे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने mh इक्वल्स टू mp प्लस me, ठीक है। दूसरा अगली चीज देखिए, ये कर दिया, अच्छा, और z की वैल्यू 1 होगी, दैट्स ओके। नाउ इक्वेशन 2 को और चेंज करेंगे यहां पे, तो यहां पे देखिएगा ये, अब हमने क्या किया, जो, अच्छा एक और चीज, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एज कंपेयर टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पे लिखा है जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये पूरी टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये बचेगा क्या, खाली mz से मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही बचेगा। देखिए वही हो गया, mz से क्या बचेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने mh की वैल्यू mp प्लस me रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ये जो इक्वेशन है, तो यहां पे देखो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, mp प्लस me की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ हाइड्रोजन इकट्ठा, और ये क्या बचा हमारा, टोटल मास ऑफ ZXA, एटम का मास हो गया ना, ये टोटल एटम का मास हो गया ना। कैसे देखो, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे एटम का मास हो गया, यानी कि जो हमने ZXA लिखा था उसका मास m मान लिया था हमने, ठीक है, ये लिखा हुआ MZXA। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, ये MnA माइनस Z एज इट इज, साथ में ZMH, ये MH किसकी जगह आ गया, Me प्लस MP की जगह, और ये ZXA किसकी जगह आ गया, Mn प्लस ZME, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं, अब आप शायद इसको, थोड़ा सा साइज छोटा हो गया है, देखने में डिफिकल्टी ना है, बस एक सेकंड के लिए मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपको ये रिलेट कर पाऊँ। ये देखिए, इसका मार्कर चूज कर लेता हूँ अलग, ब्लू कलर, ये देखिए, ये MH की वैल्यू मैंने पुट की कहाँ पे, ये रही, सॉरी थोड़ा घुमा दिया, ये रहा, ये MH इसमें पुट कर दिया, ठीक है, MH। अच्छा, इसी तरह से Mn प्लस ZME, MZX से मैंने कहाँ पुट किया, देखिए ये पुट किया इसके अंदर, तो ये दो वैल्यूज पुट करके हमने इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर दिया इस तरह से। देखिए बिल्कुल सेम है, MnA माइनस Z, MnS माइनस Z, ये ZMH, ZMP प्लस Me की जगह, और इसकी जगह आ गया मास ऑफ द एंटायर एटम, दैट्स इट। आई होप समझ आएगा, उसको हटाया तो मैं, वैसे ही बहुत छोटा दिख रहा था। नाउ so this will be the final expression for the binding energy of the nucleus। I hope आपको समझ आएगा, मैंने काफी एफर्ट कोशिश की थी, और अगर आपको समझ आएगा तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। आफ्टर दिस हम पढ़ते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, मतलब पर न्यूक्लियर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कुछ नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो टोटल मास नंबर से। अच्छा, पर न्यूक्लियन मतलब, न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है, सपोज ये 10 हैं मिलाकर के, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी सपोज करो BE थी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब पर प्रोटॉन या पर न्यूट्रॉन कितना होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय 10, है ना। 10 क्या है, इनका एटॉमिक मास या मास नंबर है ना A, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A गिव्स यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख के पढ़ सकते हैं। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑन एवरेज, किस लिए, टू रिमूव द सिंगल न्यूक्लियन, मतलब अब एक को ले जाना है, सारे न्यूक्लियंस को, ये ज्यादा मल्टीपल को नहीं, जब एक न्यूक्लियन को उठा करके, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, इसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन, ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, किसी भी एक को उठाएंगे, उठा करके दूर ले जाएंगे ताकि वापस इससे इंटरेक्ट ना कर पाए। मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा इस एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियन की, सॉरी, ठीक है जी। तो उसी को हमने क्या बोला, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, टोटल जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सबसे डिवाइड कर देंगे, किसके, केवल न्यूक्लियन की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पे दूर दूर तक नहीं है। अब इसका वेरिएशन ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे जैसे मास नंबर वेरी करेगा, बाइंडिंग एनर्जी भी वेरी करती है, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मास नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है, भी नहीं मतलब उस पर ही डिपेंड करती है, आप ये कह सकते हैं,
ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ है, ग्राफ से इसको मैं समझाता हूँ, अभी ड्रॉ कर दूंगा फटाफट से। सो उससे पहले तो इसकी वैल्यू समझ लेते हैं कि अगर बहुत लाइट हो, सबसे लाइट क्या है, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है। देखिए इक्वेशन मैंने आपके लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन था, ये नीचे लिखा है ना, फॉर लाइट न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इट्स वेरी लो, टू लो। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है, हाइड्रोजन से बढ़कर के आगे जाता है किस पे, जैसे हीलियम बना रखा आपका, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पे हीलियम हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको ना ग्राफ के साथ आपको समझाता हूँ। तो सपोज करो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ, लेट मी चूज दिस। ये एक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम, लेट्स चूज दिस एज वन एक्सिस एंड लेट्स चूज दिस एज अनदर एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस हो गया, ठीक है। इस एक्सिस पे मैं लिख देता हूँ ए, ये है मेरा मास नंबर, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 50, 100, 150, 200, थोड़ा सा इसको और इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसका आगे बढ़ा देते हैं। ओहो हो, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। विल पुट इट ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ये जस्ट फटाफट से 1 सेकंड का काम हो रहा है, होल्ड कीजिएगा, प्लस प्लीज स्टे विद मी, विल वर्क ऑन टू दिस नाउ। सपोज ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे आ गए हम 200, इससे आगे 250, 300, विल कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है। नाउ ये 250 बना दो, क्योंकि मुझे यूरेनियम का एग्जांपल लेना पड़ेगा। 250 यहाँ पे हो गया, और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ आगे तक, ऐसे। तो ये तो हो गया हमारा मास नंबर, इस साइड में एक्स एक्सिस पे मास नंबर है, और इधर हमने ले ली बाइंडिंग एनर्जी एवरेज, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इधर वेरी करने वाली है, ठीक है। तो ये 0, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 समथिंग, इस तरह से हम बात करें इस पर, ठीक है। 12 विल गो विद दैट। ये हाइड्रोजन था, ये मान के चलिए, हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया, हीलियम इसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, सो दैट विल बी समथिंग ओवर हियर। सपोज यहाँ पे आ जाएगा, ये हीलियम आ गया, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ती गई। सपोज उसके बाद यहाँ पे आकर के मैंने क्या क्या वैल्यूज ली हैं। सो 2 से 20 तक, जैसे जैसे मास नंबर 2 से 20 तक बढ़ा ना, ये ऐसे बढ़ रहा है, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं। तो क्या हो रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए, अप्रॉक्सीमेट ये ना 8.5 हो जाएगा 30 से ऊपर, तो 8.5 यहाँ पे ले लेंगे, 8.5, सो इल बी सब अप्रॉक्सीमेटली हो गया 32। सल्फर का ले लेते हैं यहाँ पे लेट्स से सल्फर, तो बाइंडिंग एनर्जी ये पे होगी, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का उसका अप्रॉक्सीमेटली समवेयर क्लोज टू 80 मान के चलो, ये ऑक्सीजन हो गया। तो ये मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऐसे जा रहा है, देखें। तो जैसे ही मास नंबर देखिए 0, 1 की बात हो रही है, 2 तक आ रही है, थोड़ा थोड़ा है। जैसे ही 2 से बढ़ा आगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे ही 2 से 20 गया, बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, एक शार्प इंक्रीज दिखा रहा है। उसके बाद क्या किया इसने, फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, 30 से 120 तक ये फ्लैट सा रहा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 120 यहाँ पे कहीं पड़ेगा, ठीक है। 30 से 120 के आसपास तक ये लगभग फ्लैट रहा, इंडियम वगैरह के आसपास आ जाएगा। ये फ्लैट सा, मतलब हल्का सा डाउनवर्ड शो करने की कोशिश की, फ्लैट सा रहा, 7.6 रहा था, 7.6, ठीक है। तो ये थी वेरिएशन बाइंडिंग एनर्जी एज पर द कर्व, जिसमें कर्व आपको शो करना चाहता ताकि अभी आपको क्लियर हो जाए जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई विल पुट इट ओवर देयर। सो एक बार फटाफट से रिकैप देता हूं। जब हाइड्रोजन और बात करें हाइड्रोजन की, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बहुत लो थी। जब 2 से 20 तक मास नंबर बढ़ रहा था, 2 से 20 तक, तो एकदम स्टीप शार्प कर्व आया, ठीक है। 30 से लेकर के 120 तक थी बाइंडिंग एनर्जी, जो इन्होंने मैक्सिमम पीक पे 8.5 दिखाया, सल्फर के आसपास दिखाया वो 100, मतलब ये मान के 120 के कांस्टेंट रहा, उसके हल्का सा डीप था, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया, ठीक है। और यहाँ पे जाकर U238 के आसपास, यूरेनियम के आसपास जाकर के इसने 7.6 के आसपास, ये लाइन 7.6 के आसपास इसने अचीव कर ली। मतलब ये थी बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए कि यूरेनियम में से एक न्यूक्लियन को निकाल के अगर आप बाहर लेके जाओगे, सो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट, इजी नहीं है, ठीक है। सो ये थी वेरिएशन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर फिशन के ऊपर। सो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, देखिए, इन एलिमेंट्स विद एन एटॉमिक नंबर 230 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब यूरेनियम, प्लूटोनियम, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, उनकी बात कर रहे हैं। उनके अंदर, ठीक है जी, जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट होता है हमेशा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता है, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में, उनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। 2 या 2 से पार्ट्स छोटे, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में जो छोटे होंगे उनमें बट जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशन। नॉर्मली एक रिएक्शन होता है यूरेनियम का, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए, यूरेनियम 235 को जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, ये वही न्यूट्रॉन से बताया था ना, फिशन के अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी एनर्जी अच्छी खासी रिलीज करता है। नाउ ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में, बेरियम 141 और क्रिप्टॉन
K2 में ब्रेक हो गया, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले और यहाँ पे थोड़ी सी अपने को एनर्जी निकली, थोड़ी मतलब ज्यादा है। आगे पढ़ेंगे फ्यूजन उससे बहुत कम है, फ्यूजन में तो बहुत ज्यादा निकलेगी, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस कैप्चर्स अ न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस था उसने एक न्यूट्रॉन कैप्चर किया, मतलब इसने आके इसको बम्बार्ड कर दिया। दिस एब्जॉर्प्शन कॉजेज द न्यूक्लियस टू बिकम अनस्टेबल। अब जैसे ये न्यूट्रॉन से टकराया तो न्यूक्लियस ना अब इससे अनस्टेबल हो गया थोड़ा सा। अब जैसे ही अनस्टेबल हुआ तो वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, छोटे छोटे दो पार्ट में, जिन्हें हमने क्या बोला, फिशन फ्रेगमेंट्स, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है जी। साथ में क्या निकला, 3 एडिशनल न्यूट्रॉन और साथ में थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई। अब होगा क्या, देखिए, अगर इसका टोटल मास करें और इस साइड का टोटल मास करें तो जो मास होगा ना वो थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब इसमें डिफरेंस आएगा इस साइड में, उसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। सो द टोटल मास ऑफ द फिशन प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द ओरिजिनल मास। ये जो मास था थोड़ा ज्यादा था, यहां पे प्रोडक्ट में कम निकला है वो, क्योंकि फिशन हुआ है, ठीक है, मिलाकर के न्यूट्रॉन वगैरह सबका मिला करके। इस मास का जो लॉस हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये मास डिफेक्ट हो गया। अब एनर्जी जो रिलीज होगी, जाहिर सी बात है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ओवर देयर। ये 4 चीजें इसके अंदर हुई। अब फटाफट इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और समझ लेते हैं। इसमें होगा चेन रिएक्शन। द न्यूट्रॉन्स रिलीज ड्यूरिंग फिशन कैन इंड्यूस फर्दर फिशन इन नियर बाय न्यूक्लियर। मतलब जो इसके साथ वाला न्यूक्लियर होगा ना, ये सपोज 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन आगे, तो ये जो और इसका यूरेनियम का नियर बाय न्यूक्लियस होगा उसके साथ फिर से अटैक करेगा, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, तो ये एक चेन रिएक्शन, ये यूरेनियम है, ये जो बना रहा हूं मैं, ये यूरेनियम से फिर से रिएक्शन करेंगे और ये एक चेन रिएक्शन सी बन जाएगी। अब ये चेन रिएक्शन 2 तरह की होगी। अगर इसको कंट्रोल किया जाए, मॉडरेटर जो मैंने बताया था याद है, उसके यूज करके, तो वो हो जाएगा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ये हो जाएगा कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो बन जाएगा एटॉमिक बॉम्ब, जो कि बहुत ही घातक है। अनकंट्रोल, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। ये चेन रिएक्शन हो गया। फिशन फ्रेगमेंट्स की बात हल्की सी कर लेते हैं। जो लाइटर न्यूक्लियर बने उनको बोलेंगे फिशन फ्रेगमेंट्स, और वो भी कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, ध्यान रखना, बेरियम क्रिप्टॉन दोनों रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिके करेंगे, और जब ये डिके करेंगे मतलब धीरे धीरे इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी होगी, तो इनसे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, जो कि हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए। बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। ये इतना ही आपको डिटेल में जाना है, डिटेल में इन डेप्थ नहीं जाना है। एक और चीज, 2 से 3 न्यूट्रॉन पर फिशन निकलेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना भी कि जैसे ये एक यूरेनियम है, इस पे एक न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक किया तो ये 1, 2, 3 न्यूट्रॉन निकल गए, तो ये साथ वाले यूरेनियम को फिर से पकड़ लेंगे, तो इस न्यूट्रॉन, इस यूरेनियम से जब न्यूट्रॉन आएगा तो फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसमें से भी 3, इसमें से 3, तो कम से कम 2 या 3 न्यूट्रॉन इसमें लिबरेट होते हैं, निकलते रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिशन, डन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। जस्ट फिशन का ऑपोजिट देखिए, इसमें 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे हमने केस लिया इसमें ड्यूट्रॉन का, 1s2 हाइड्रोजन लिया, ठीक है, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन मिले, हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, मिल करके इन्होंने क्या बना दिया, एक ड्यूट्रॉन बना दिया, साथ में निकला एक, क्या है ये आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता तो -1 होता, ये है पॉजिट्रॉन, प्लस वाले ये वाला सिंबल देखिए, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और साथ में Q, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा, इट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन एज वेल। कैरेक्टरिस्टिक मास डिफेक्ट होता है इसके अंदर भी, जो मास ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द, इसका जो मास होगा इनके मास से कम रहेगा, मास डिफेक्ट आएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमें बाहर मिल गया है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी बहुत ज्यादा। सो साथियों, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, देखिए मैंने एफर्ट डाला है, और यस, अगर पसंद आया है तो आपने करना कुछ नहीं है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या सेक्शन अच्छा लगा, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई डाउट्स है वो भी शेयर कीजिएगा, और 12th की तैयारी कैसी चल रही है आपकी ये जरूर बताइएगा। कोई इनपुट्स अगर हो वो दीजिएगा, या मुझसे कुछ इनपुट चाहिए, यू कैन ऑलवेज शेयर इट ओवर देयर। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, टेक केयर।